जय हिंद साथियों। 16 से 18 अक्टूबर का करंट द्वारा संजय लुणावत। पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा चित्र भानु अथैया का है। इन्होंने भारत के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड जीता था। यह कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। बॉलीवुड की लगान सहित 100 से भी ज़्यादा फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। 1982-83 में इन्हें रिचर्ड एटनबरो की फिल्म थी गांधी, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर अवार्ड मिला था। इनका जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, हाल ही में पूछा जाएगा कि किस ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हुआ। तो अक्कीथम अच्युतन नंबूदिरी। कभी पूछा जाए किस भाषा के कवि थे, तो मलयालम। उन्हें कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? 55वां यानी 55वां। कौन सी रचना के लिए दिया गया था यह ज्ञानपीठ? देवयानम। इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल के पलक्कड़ में। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री भी मिला है। नेक्स्ट, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऐश्वर्या श्रीधर। नेक्स्ट, राजस्थान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी आपसे पूछा जाए कि डॉक्टरों को राजस्थान से जोड़ने के लिए एक फाउंडेशन का गठन किया गया है, संस्था का क्या नाम है उसका? तो डोरी। किसने गठित किया? राजस्थान फाउंडेशन द्वारा। वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त कौन है? धीरज श्रीवास्तव। यहां पर याद रखिए कि इस डोरी यानी DORI, डॉक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, इसके सदस्य राजस्थान मूल के वह डॉक्टर हैं जो फिलहाल विदेशों में रह रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है, मारवी योजना किससे रिलेटेड है? राजस्थान से। राजस्थान में भी कहां से? उदयपुर जिले के भिंडर ब्लॉक से। किस फील्ड से रिलेटेड है? जन सहभागिता से जल प्रबंधन। केंद्रीय भूजल बोर्ड और मारवी योजना को लेकर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग हुआ है उसे केंद्र ने स्वीकृति दे दी है। अब इस योजना में क्या होता है? नागरिक प्रबंधित भूजल व्यवस्था यानी मारवी योजना। इससे साल भर में इकट्ठा आंकड़ों से किसान यह जानने में सक्षम हो जाते हैं कि कितना जल पुनर्भरण हो रहा है, उसमें से कितने का उपयोग यानी दोहन हो रहा है, और कितना पानी किस तरह की फसल उगाने के लिए उपलब्ध है। तो इससे बहुत सारी सुविधाएं हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। हाल ही में सरकार ने रीट के लिए घोषणा कर दी है और अगले कुछ दिन में ही रीट का पूरा सिलेबस और पूरा पैटर्न आ जाएगा। तो शिक्षा संबंधी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान इंस्पायर अवार्ड योजना में, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है सभी राज्यों में। कभी आपसे पूछा जाए कि इस इंस्पायर अवार्ड मानक योजना यह किसके तत्वावधान में होता है? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। कभी आपसे पूछा जाए कि पूरे देश में इंस्पायर अवार्ड योजना में कौन सा जिला प्रथम रहा है? तो जयपुर। दूसरे नंबर पर अलवर रहा है और तीसरे नंबर पर झुंझुनू। एक और कभी फैक्ट वाइज पूछ ले में, तो राजस्थान के कितने जिलों ने देश के टॉप 10 में स्थान बनाया है? तो 8 जिलों ने। अब यहां पर देख लीजिए कि क्या होगा इस योजना में। तो पूरे देश से 1 लाख आइडिया चयनित किए जाएंगे। उन 1 लाख स्टूडेंट्स को प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे ताकि अपने आइडिया को एक्टिव मॉडल में बदल सके। फिर नेशनल स्तर पर जो सिलेक्ट होंगे मॉडल, ऐसे कुल 60 मॉडल सिलेक्ट होंगे। कितने? 60। उन्हें कितनी राशि दी जाएगी? 25,000 रुपये। और लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि इन टॉप मॉडल्स को जो नेशनल लेवल पर है उन्हें सरकार का विज्ञान एवं तकनीकी विभाग किस देश की यात्रा पर भेजेगा? तो जापान।
एजुकेशन फील्ड और स्पेशली महिला सशक्तिकरण दोनों से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए राज्य का पहला आवासीय स्कूल कहां पर बनेगा? उदयपुर में। यह स्कूल पहली से 12वीं की कक्षाओं के लिए मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर तैयार होगा। यहां आपको ध्यान होना चाहिए कि एक क्वेश्चन अगर जीके में बन जाए कि भारत में कुल कितने समुदाय अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, तो 6 कौन कौन से? तो आपको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अपन बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। तो हिंदू हटा दो, क्या बचे? मुस्लिम, सिख, ईसाई, 3 तो ये हो गए, है ना। चौथा हो गया पारसी, 5वां हो गया बौद्ध, और छठा और लेटेस्ट समुदाय हो गया जैन। नेक्स्ट, राजस्थान से ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे न्यूज़पेपर में दिख गया था, तो मैंने उसकी भी कटिंग निकाल ली है कि सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो सुमित्रा सिंह। स्पेसिफिक एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि ये झुंझुनू से 9 बार विधायक रही हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि रसोई गैस की होम डिलीवरी का सिस्टम कब से बदलेगा? 1 नवंबर से। क्या हो रहा है इसमें? डिलीवरी ऑथेंटिफिकेशन कोड शुरू हो रहा है। इस सिस्टम में गैस बुकिंग के बाद ग्राहक के मोबाइल पर ओटीपी यानी 1 टाइम पासवर्ड आएगा। इसे दिखाने के बाद ही डिलीवरी मिलेगी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं फुल फॉर्म की, ओटीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो 1 टाइम पासवर्ड। यहां पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि रसोई गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो याद रखना ब्यूटेन और प्रोपेन। अब कई बार इसको रसोई गैस को एलपीजी भी कहा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसकी जगह अब सीएनजी शुरू करने की सारी योजना और व्यवस्थाएं चल रही है। तो सीएनजी में क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है मीथेन गैस का। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, यानी दलदल से निकलने वाली गैस, क्योंकि मार्स लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दलदल। यहां पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो बायोगैस होती है यानी गोबर गैस, उसका भी सबसे बड़ा पार्ट यही मीथेन गैस होती है। और जो ग्लोबल वार्मिंग गैस है उसमें नंबर 1 तो है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरे नंबर यही मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सरल कब से प्रारंभ होगा? तो 1 जनवरी 2021। कभी आपसे पूछे कि भाई सरल जीवन बीमा या सरल क्या है? तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब आपसे कभी पूछा जाए कि इरडा क्या है? IRDA, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। अब ये जो सरल जीवन बीमा है इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी? 5 लाख से 25 लाख रुपये तक, 4 से लेकर के 40 साल की अवधि के लिए होगी, और 18 से लेकर 65 वर्ष की आयु वर्ग के लोग इसे खरीद सकेंगे। राजस्थान सरकार की योजनाओं और घोषणाओं पर प्रश्न आते हैं। तो राजस्थान सरकार में चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर किसी कार्मिक की कोरोना के कारण मौत होती है तो सरकार कितनी राशि देगी? 30 लाख रुपये का अनुग्रहिक अनुदान यानी एक्स ग्रेशिया ग्रांट देगी। ये जो आप मोबाइल का उपयोग करके पढ़ाई कर रहे हैं ना, याद रखिए कोरोना वायरस फोन की स्क्रीन पर 28 दिन तक जिंदा रह सकता है, अतः कृपया यहां पर भी सैनिटाइजेशन का ध्यान अवश्य रखें। अब एक फैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी तक हम बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व और एडी यानी एडो डोमिनी यानी ईसा पश्चात उस रूप में कालक्रम को विभाजित करते थे। अभी कोविड ऐसी महामारी, वैश्विक महामारी के रूप में हमारे सामने आई है कि अब बीसी यानी बिफोर कोविड और एडी यानी आफ्टर डिजास्टर, यानी हमारे जीवन जीने का तरीका पूरी तरह से बदल जाने वाला है इस कोविड-19 के कारण। नेक्स्ट, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो स्वास्थ्य संबंधी हैं और इसका जीके के फैक्ट में भी काम आ जाएगा। हाथ के केवल 1 सेंटीमीटर भाग में 1500 बैक्टीरिया होते हैं। यदि आप नियमित रूप से हाथ धोते हैं तो सांसों संबंधी हर 5 में से 1 मरीज को बचा सकते हैं। हाथ धोने से डायरिया संबंधी 3 में से 1 मरीज बच सकता है। यदि नियमित रूप से हाथ धोने की हमारी आदत हो तो हर साल 10 लाख लोगों को मरने से रोका जा सकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी पूछा जाए
कि किस राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद चल रहा है, तो याद रखिए महाराष्ट्र में। वहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यह शिवसेना से हैं। इनके बीच विवाद इतना गहरा हो गया है कि उद्धव ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है कि वो राज्यपाल को वापस बुला ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2020 जारी हो गया है। इस बार इस इंडेक्स में 107 देश शामिल किए गए थे और इसमें भारत का स्थान 94वां है, 94। पिछली बार भारत 102वें स्थान पर था। रिपोर्ट में भारत को भूख की गंभीर श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 14% आबादी कुपोषित है और 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर 3.7% है, जिसका प्रमुख कारण कुपोषण ही है। अब इस बाबत मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला है, सहजन, जो बहुत ही सस्ता है, कोई किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है और हर जगह सहज सुलभ हो जाता है विपरीत परिस्थितियों में भी। तो कुपोषण से जंग में वह एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रभावी साधन, उपकरण या हथियार बन सकता है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत लिंग भेद सूचकांक में कौन सी पोजीशन पर है, तो 153 देशों में भारत का स्थान 112वां है। कभी पूछा जाए कि लिंग भेद सूचकांक कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच। अब इस लिंग भेद सूचकांक के पैरामीटर्स क्या है? आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य और अस्तित्व, और चौथा राजनीतिक सशक्तिकरण। नेक्स्ट, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक रिपोर्ट में बताया कि 2020 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक हो जाएगी। जो अनुमान है वह है कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय PCA पर कैपिटा इनकम 1,39,400 रुपये होगी, जबकि भारत की 1,37,594 रुपये होगी। नेक्स्ट, अभी कोरोना में जो लॉकडाउन लगा था उस समय जो मजदूरों का व्यापक तौर पर पलायन हुआ तो उनके आंकड़ों में बड़ी परेशानी आई थी, इसलिए श्रम गणना की तैयारी कर ली गई है। अब कौन से विभाग ने या मंत्रालय ने आदेश जारी करा, तो श्रम मंत्रालय ने। लेबर ब्यूरो पूरे देश में हर पेशे यानी हर व्यापार से जुड़े व्यक्ति की गणना करेगा। अभी ये गिनती कितने समय में की जाएगी? हर 6 माह में, और भविष्य में हर 3 माह में की जाएगी। वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? संतोष गंगवार। अब यहाँ पर देखिए कि जो लेबर ब्यूरो है ना, किसके अंतर्गत काम करता है? केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अंतर्गत। अब इस सर्वे में जिला स्तर पर फैक्ट्री, दफ्तर, अस्पताल, RWA जैसे संस्थानों से पेशेवरों का आंकड़ा लिया जाएगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के अनुसार देश की जो कुल कार्य बल है, वर्कफोर्स, उसमें 93% हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है। यदि संख्या में देखें तो 41 करोड़ लोग हैं ये, और इनमें भी महिलाओं की हिस्सेदारी पर क्वेश्चन आवे तो कितनी है? 24%। नेक्स्ट, एक अच्छी खबर भी है कि हम भारतीयों की औसत उम्र 2019 में बढ़ गई है, 70.8 वर्ष हो गई है। संक्रामक रोगों में भी कमी आई है। क्वेश्चन बने कि यह रिपोर्ट किसने जारी करी, तो एक विज्ञान पत्रिका है लैंसेट जर्नल। सरकारी योजनाओं पर हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिए बेटियों के नाम पर जो निवेश संबंधी योजना है, सुकन्या योजना, इनमें खातों की संख्या यानी अकाउंट्स की संख्या 1,70,00,000 हो गई है, जिनमें 58,266 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। यहां पर एक और अच्छा जो परीक्षा लायक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 1000 बेटों पर बेटियों की संख्या यानी लिंगानुपात कितना हो गया? 934। अब ये जो सुकन्या योजना है कब लॉन्च की थी? 2015 में। किसके द्वारा लॉन्च की गई? केंद्र सरकार द्वारा। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तमिलनाडु। राजस्थान का सुकन्या योजना में कौन सा स्थान है? 7वां, 7।
नेक्स्ट, कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और इन पर निगरानी रखने का काम करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर। याद रखिएगा यहाँ पर कि पराली होती क्या है। जो कृषि अवशेष होते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं, यह पराली इन 3 राज्यों में वायु प्रदूषण की समस्या को बढ़ा रही है और इनके साथ साथ दिल्ली में भी प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। अब अभी ठंड आ रही, ठंड में कोहरा और उस कोहरे में पराली का धुआं और ये दिवाली के त्योहार वाला जो धुआं, तो इससे वायु प्रदूषण से काफी दमघोटू माहौल और ऊपर से कोरोना बढ़ रहा है, तो जीवन पर खतरा बढ़ सकता है। अब इस पराली पर ही राजस्थान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आवे तो देख लीजिए कि राजस्थान में केवल हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र में ही यह समस्या है। कारण क्या है? धान यानी चावल की खेती। अभी हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर ने एक आदेश निकाला है कि पराली जलाने वाले किसान पर 15,000 रुपए का जुर्माना होगा। एक केंद्रीय एजेंसी है सफर, उसके अनुसार पराली जलाने से दिल्ली के वायु प्रदूषण में 26% की बढ़ोतरी हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी पूछा जाए इनमाजेब क्या है? तो इनमाजेब इबोला की दवाई है जिसे अमेरिका में इलाज के लिए पहली दवा के रूप में मंजूरी मिली है। इबोला बहुत ही घातक बीमारी है। एक और अच्छी खबर है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 साल से बच्चों की मौत का एक बड़ा कारण बना था बीमारी दिमागी बुखार। उसका बायोलॉजिकल नाम है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। यह 95% तक कम हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि मिशन शक्ति कहां पर चल रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। इसमें वहां के मुख्यमंत्री योगी ने ऐलान किया है कि पहले तो जागरूकता, फिर काउंसलिंग और नहीं माने तो ऐसे अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। मिशन शक्ति के पहले चरण में महिलाओं, बेटियों और बच्चों की सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट, यह कटिंग मैंने सिर्फ इसलिए शामिल की है ताकि आपको पता लग जाए कि डिमेंशिया, इसको हिंदी में मनोभ्रंश कहते हैं, क्योंकि कई बार हम उसके प्रचलित अंग्रेजी नाम से तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पर परीक्षा में अगर मनोभ्रंश आ जाए और डिमेंशिया नहीं दे रखा हो तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम रहेगी। तो याद रखिए, मनोभ्रंश अगर प्रश्न में आवे तो इस शब्द का अर्थ है वही है डिमेंशिया। 30% जो बुजुर्ग हैं इस बीमारी से पीड़ित, वह डिहाइड्रेट होते हैं और उनकी हालत गंभीर हो जाती है। तो उन डिमेंशिया के मरीजों को हाइड्रेट करने के लिए जो टॉफी बनाई है, किसने बनाई है? हार्न बाई ने। लेकिन ये आपके काम की चीज नहीं, आपके काम की चीज केवल इतनी है कि डिमेंशिया यानी हिंदी में मनोभ्रंश। नेक्स्ट, राजस्थान से ही खबर है। चुरू जिले की श्री राजल देसर गौशाला इको फ्रेंडली दीपावली की पहल पर प्रयोग कर रही है। क्या कर रही है? गोबर से देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाएं और दीपक बनाए जा रहे हैं। किसकी आह्वान पर? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के आह्वान पर। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन विजेता राफेल नडाल पर मैं पहले भी पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं। नडाल 13 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीत चुके हैं। फ्रेंच ओपन की क्या विशेषता होती कि उस पर बजरी बिछी हुई थी मैदान पर, लाल मिट्टी की, और उसकी सतह गेंद को धीमा कर देती है। अब स्पेन के ही राफेल नडाल, वहां पर कुल 1 लाख से ज्यादा लाल बजरी वाले टेनिस मैदान है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। नडाल ने 20 ग्रैंड स्लैम के साथ रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। अब मैं इस पॉइंट को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि इसमें मुझे 2 नए पॉइंट मिले जो परीक्षा में आ सकते हैं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उन्होंने एक उल्का पिंड का नाम राफेल नडाल के नाम पर रख दिया, द राफेल नडाल उल्का पिंड। यहीं पर अपने हिंदुस्तान के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि राफेल नडाल फाउंडेशन भारत के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में नडाल एजुकेशन एंड टेनिस स्कूल शुरू किया है इन्होंने, जिसमें जरूरतमंद बच्चे पढ़ते और सीखते हैं। नेक्स्ट, यह पॉइंट केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूं
इस पर शायद ही क्वेश्चन आवे कि नडाल का जन्म स्पेन का एक द्वीप है मलोरका, वहां का एक शहर है मेनकोर, वहां पर हुआ था। इंटरनेशनल करंट के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आपातकाल लगाया गया है, वहां विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। क्वेश्चन पूछे कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? प्रयुत चान ओचा। अभी वियतनाम को लेकर अमेरिका और चीन में टकराव बढ़ रहा है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि वियतनाम की राजधानी हनोई है, यहाँ की आबादी 2 करोड़ 30 लाख है। वियतनाम स्वतंत्र राष्ट्र है, पर चीन उसे अपना हिस्सा मानता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका ने तिब्बत के मामलों से निपटने के लिए विशेष समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्ट डेस्ट्रो। अमेरिका ने रॉबर्ट डेस्ट्रो को विशेष समन्वयक नियुक्त किया है और इन्होंने हाल ही में तिब्बत की निर्वासित सरकार के मुखिया से मुलाकात की। तो तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख कौन है? लोबसांग सांगे। 60 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। यहां पर एक और पॉइंट है कि अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? माइक पोम्पियो। अब तिब्बत पर कोई क्वेश्चन आवे तो आपको पता होना चाहिए, इसे दुनिया की छत कहा जाता है। तिब्बत फिलहाल चीन का राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्र है और तिब्बत की राजधानी लहासा है। चीन का दुनिया में जो साम्राज्यवाद वाली इसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसके खिलाफ अब अमेरिका भी थोड़ा मुखर हो रहा है। तो अभी चीन में मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार वाले जो मैटर चल रहे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि चीन में 1 करोड़ 20 लाख लोगों का एक छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है। कौन है वो? उइगर। उनकी तुर्किक भाषा चीन से अलग है, ये अधिकतर मुसलमान हैं। इनमें से कुछ लोगों ने आतंकवादी हमले किए हैं। परीक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि न्यूजीलैंड के चुनाव में वहां की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। पिछले 24 साल में पहली बार न्यूजीलैंड में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। यहाँ पर क्वेश्चन आए तो याद रखना कि जेसिंडा की पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। न्यूजीलैंड की आबादी करीब 50 लाख है, वहाँ की राजधानी वेलिंगटन है। जेसिंडा ने इस चुनाव को कोविड इलेक्शन नाम दिया था। इसके पीछे कारण क्या है कि उन्होंने इस बीमारी से लड़ने में बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ मुकाबला किया था। कोरोना से मुकाबले के लिए जेसिंडा ने गो हार्ड गो अर्ली का नारा दिया था। आतंकवाद पर अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में, जो भी लोग क्रिकेट के शौकीन हैं उन्हें पता होगा कि न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च क्रिकेट के मैदान के लिए भी प्रसिद्ध है। तो उस क्राइस्ट चर्च में आतंकी हमले के बाद जेसिंडा ने बी स्ट्रॉन्ग बी काइंड, मजबूत बनो दयालु बनो का नारा दिया था। बंदूकों को भी उन्होंने बैन कर दिया और आतंकी हमलों से डरे हुए लोगों से जाकर मिलती रही। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में अपनी 1 साल की बेटी को लेकर भी पहुंची थी। नेक्स्ट, एक अखबार में कटिंग आई तो मुझे लगा इस पर भी प्रश्न आ सकता है। जोमेटो, उसके सीईओ कौन है? तो दीपेंद्र गोयल। कहाँ के हैं? पंजाब के मुक्तसर के। अब ये जोमेटो क्या है? दुनिया भर में कोने कोने में लोगों तक खाना सप्लाई करना। बिहार चुनाव के रेफरेंस में चुनाव संबंधी यह खबर भी आपके परीक्षा में क्वेश्चन हल करने में सहायक हो सकती है। सी विजिल का पूरा नाम क्या है? सिटीजन विजिलेंस। कब जारी हुआ? 2018 के कर्नाटक विधानसभा निर्वाचन में। उद्देश्य क्या था? आम वोटर को सशक्त बनाना। किसने इसे लॉन्च किया? भारत निर्वाचन आयोग। इसमें क्या है? चुनाव के दौरान अनियमितता या निर्दोषों का उल्लंघन होने पर वीडियो बनाकर भेजने की सुविधा है। अब एक्शन टाइम क्या है? संबंधित अधिकारियों को शिकायत प्राप्ति के 100 मिनट में जांच सत्यापन कर कार्रवाई करने की और की गई कार्रवाई की जानकारी शिकायतकर्ता को भेजने की जिम्मेदारी दी गई है। याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति चाहे कि उसका नाम गोपनीय रखा जाए तो यह भी इस ऐप में संभव है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार घोषित किए गए हैं, उन पर पक्के से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैंने नोबेल पुरस्कार पर एक अलग से वीडियो बनाया है। फिर भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ भी देख लीजिए
कि पुरस्कार राशि कितनी है इस वर्ष, तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर। अगर भारतीय रुपयों में देखा जाए तो कितना है यह, 8 करोड़ 28 लाख रुपये दिए जाते हैं। यह कुल राशि है। अगर विजेता एक से अधिक हो तो उनमें बांट दी जाती है। अब कभी पूछे कि सबसे कम उम्र की जो नोबेल विजेता कौन है, तो 17 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब सर्वाधिक उम्र वाले नोबेल विजेता तो 97 वर्ष की उम्र में गुडनोह को 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। अभी तक भारतीयों या भारतवंशियों को कुल कितने नोबेल पुरस्कार मिले, तो 10। इनमें से 4 अमेरिकी नागरिक हैं। धन्यवाद। जय हिंद।